You are now unmuted. Good afternoon. क्या हाल है? क्या हो गया? सब इतने शांत शांत से क्यों? ऑल गुड? यार मेरा तो हमेशा ही मस्त रहता है, मेरा तो पूछा ही मत करो। आई एम ऑलवेज गुड। और जब जब मेरा हाल बुरा होता है ना तो वो मेरे फेस पे दिख जाता है कि कुछ हुआ है। चलो शुरू करें। क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? नाउन। कंडीशनल्स तुम लोगों ने रिवाइज किया था घर पे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्लियर है? वेरी गुड। चल गुड। अब वाह ग्रेट। चलो तो फिर हम लोग नाउन शुरू करते हैं बेटा। अब ना यहाँ से हमने ना 2 मेजर टॉपिक ख़त्म कर लिया। एक मेजर टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। गुड आफ्टरनून बेटा। इट्स अ थेरेपी, यू शुड स्माइल, है ना? तो हमने 2 मेजर टॉपिक ख़त्म कर लिया। फर्स्ट इज़ योर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सेकेंड टॉपिक इज़ योर टेंस, ओके, एंड थर्ड टॉपिक इज़ योर कंडीशनल्स। वैसे कंडीशनल्स को हम टेंस का ही छोटा सा पार्ट समझ के पढ़ लेते हैं ना, तो फिर वो ऐसे लगता है कि हाँ भाई 2 ही मेजर टॉपिक, लेकिन हमने 3 मेजर टॉपिक ख़त्म कर लिया, ठीक है, विदाउट एनी बेसिक नॉलेज, क्योंकि अभी हमने कोई बेसिक नॉलेज गेन नहीं किया है। नाउन प्रोनाउन हमने कुछ भी अभी शुरू नहीं किया है, ठीक है। सो विदाउट एनी बेसिक नॉलेज वी हैव कंप्लीटेड आवर 3 चैप्टर्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन गिवन बाय मी, है ना। जो इंट्रोडक्शन हम लोगों ने शुरुआत में किया था शायद 1 वीक का, सिर्फ उस इंट्रोडक्शन से हम लोगों ने 3 मेजर टॉपिक ख़त्म कर लिया। अब हम लोग बेसिक्स क्या हो गया मुस्कान? अब जो पॉइंट है, अब यहाँ से हम छोटे छोटे मतलब इंग्लिश के छोटे छोटे चीज़ों को कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा होगा वो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कवर करने का हमारा स्ट्रैटेजी होगा वो ये होगा कि देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब बात करते हो ना बेटा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नाउन। मतलब जो हम लोग शुरुआती दौर जो हमारा होता है वो होता है नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद हम पढ़ते हैं वर्ब, वर्ब के बाद हम पढ़ते हैं एडवर्ब, एडवर्ब के बाद हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हम पढ़ते हैं कंजंक्शन, ठीक है। और 8वां जो है इंटरजेक्शन, वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो वो हम अलग से पढ़ते नहीं हैं। तो ये जैसे ही हम ख़त्म करेंगे, हमारा एक और टॉपिक आएगा आर्टिकल्स, और उसके बाद एक टॉपिक आएगा क्वेश्चन टैग, और बस हमारा सिलेबस ख़त्म। हाँ बेटा, इनसे आपके एरर डिटेक्शंस भी आते हैं, इनसे आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी आते हैं, ठीक है। इन पे बेस्ड आपके स्टार्टर्स भी आते हैं, इन पे बेस्ड आपके कनेक्टर्स भी, कनेक्टर्स तो नहीं बोलोगे, मैच द कॉलम भी आएंगे, तो हाँ इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यू विल हैव टू स्टडी दिस ना। अब यहाँ से जो हम लोग पैटर्न शुरू कर रहे हैं ना, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, बेटा इसमें ना कुछ भी इंटरलिंक्ड नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि नाउन में पढ़ा रही हूँ तो मैं बोलूँगी कि प्रोनाउन का कोई टॉपिक अब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं बोलूँगी कि ये मैंने वहाँ पढ़ा दिया था या ये मैंने वहाँ पढ़ा दिया था। ये अब इंटरलिंक कब होगा? जब हम ये कर लेंगे, 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 यहाँ पर आएंगे, कंजंक्शन में आएंगे। लेकिन मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँगी तो मैं वो टॉपिक को इससे ज़रूर लिंक करूँगी। समझ रहे हो बात को? मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँ, मैं नाउन पढ़ाऊँ, मैं प्रोनाउन पढ़ाऊँ, मैं वर्ब पढ़ाऊँ, या मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊँ, या मैं एडवर्ब पढ़ाऊँ, मैं उस टॉपिक को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से लिंक ज़रूर करूँगी। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक है ना बेटा, दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, एवरीथिंग। Okay, so that is the mixture of all the topics combined,
ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से आते हैं, तो हमने सबसे पहले उसी को पढ़ लिया। ठीक है, अब हम उसका डिफ्रेंसिएशंस पढ़ेंगे इन सब टॉपिक्स, तो उसको मैं ज़रूर लिंक करूँगी। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब हम नाउन शुरू कर रहे हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ थोड़ा क्लैरिफिकेशन रखना, और जहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं है वो तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा इन टॉपिक्स में। ठीक है, तो बस इतना ही तुम लोगों को बताना था कि तुम लोग समझ सको कि जो इंग्लिश का फ्लो है वो किस मैनर में चलता है। ठीक, और ये जो हमारे एसएससी वाले एस्पायरेंट्स हैं, एसएससी एस्पायरेंट्स का चूँकि टेंस ख़त्म हो चुका है, आई एम गोना स्टार्ट विद नरेशन एंड वॉइस फ्रॉम द नेक्स्ट वीक in 2 to 3 वाला टाइमिंग। सो it is my request to all the students कि बेटा उसको ज्वाइन करना शुरू कर देना, और उसको ज्वाइन करने के बाद आप ये पढ़ना शुरू कर देना। मेरे हाथ में कुछ नहीं हुआ, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है, फिट एंड फाइन। ब्लू कलर का कुछ, अरे वो ग्लव्स पहने हुए हैं, ठंड है यहाँ पे दिल्ली में। ग्लव्स पहन रखा है, ठंड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह मैं जब ऑटो से आती हूँ ना तो बहुत ठंड लगती है, इस वजह से। मैम पहले मैंने भी ऐसे ही सोचा था, पर उसके बाद पता चल गया था ग्लव्स है। मैं निकाल ही देती हूँ ऐसे। आज ना सुबह वाली क्लास में भी हो चुका है एक बार। बेटा बैंकिंग एस्पायरेंट्स में ना, बैंकिंग स्टूडेंट्स में क्या होता है कि उसमें ना तुम्हारा वो आता नहीं है, नरेशन और वॉइस के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इस वजह से। मैं कहाँ से हूँ? यू आर टॉकिंग अबाउट माई नेटिव प्लेस। मैं रांची से हूँ वैसे तो, फ्रॉम रांची। एक्चुअली आई एम प्रॉपरली फ्रॉम, नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली आई एम प्रॉपरली फ्रॉम बिहार। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वहीं पे थे, उसके बाद फिर पापा की जॉब थी रांची में, तो आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन रांची, एंड 10th तक की स्कूलिंग आई डिड इन रांची, एंड आफ्टर दैट आई शिफ्टेड टू दिल्ली। फिर मतलब 11th 12th एंड एवरीथिंग आई डिड फ्रॉम दिल्ली। क्यों, ऐसा क्या है? ओह ग्रेट, नाइस प्लेस, घूमने आना है कभी रांची, बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, धनबाद के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगी नाइस प्लेस, इट इज़ ओनली फॉर रांची। अच्छा, कह सकते हो, बिकॉज़ मैं ज़्यादा टाइम रही नहीं ना वहाँ पे, मतलब बचपन था बस। फिर 10th के बाद तो जब मैच्योरिटी लेवल बननी शुरू होती है तब तक मैं इधर शिफ्ट हो गई थी। सो ऑफलाइन क्लासेस बेटा, ये तो गाइडलाइंस पे डिपेंड करता है, सबको वैक्सीनेशन तो लगने दो। क्यों ऑनलाइन क्लासेस में मज़ा नहीं आ रहा अनुराग तुम्हें? मज़ा आ जाएगा। कहाँ से हो तुम अनिमेश? मॉर्निंग 10 से 11 मेरी क्लास बैंकिंग के लिए होती है, उसके बाद करेंट अफेयर्स 11 से 12 वो भी होती है, बैंकिंग एस्पायरेंट्स उसमें होते हैं। 12 से नहीं 12:30 से 1:30 बजे तक जो रीजनिंग की क्लास होती है उसमें भी आप पढ़ सकते हो, वो भी बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए होती है। 3 से 4 जो मैथ्स की क्लासेस होती है, दैट इज़ ऑल्सो फॉर यू गाइज, फॉर बैंकिंग एस्पायरेंट्स। हाँ, तो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक तो बैंकिंग एस्पायरेंट्स की क्लासेस होती हैं। कोई बात नहीं। कितने सारे बच्चे देखो ऑनलाइन के फेवर में। आई कैन अंडरस्टैंड, कभी कभी हो जाता है, बट अनुराग पता है क्या, इंटरेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। बातें करते रहो ना, कैमरा ऑन करके मेरे बगल में आ जाओ, फिर देखो तुम कभी बोर नहीं फील करोगे, क्योंकि माइंड हमेशा एक्टिव रहेगा।
फिर टेंशन रहेगी। शुरुआत करूँ मैं, नाउन पढ़ाऊँ फिर? अनिमेश तुम आ जाओ, एक काम करो, कैमरा ऑन कर लो, कॉपी किताब लो, मैं ये कैमरा ऑन करके बैठ जाऊँ, फिर देखो कैसा धमाका होगा पढ़ाई में। पक्का? हाँ हाँ एकदम, नहीं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यू आर फ्री टू कम। मोर ओवर तुम्हें पता है, मतलब जब बैचेस थोड़े पुराने हो जाते हैं ना, तो मैं ना एक सेशन भी करवाती थी बच्चों का टू बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस, क्योंकि ना उनका मतलब यू नो ना इंटरव्यू वगैरह होता है आपका बैंकिंग एग्जामिनेशन में, तो आई यूज़ टू गिव सर्टन टॉपिक्स विच यू नीड टू प्रिपेयर, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर अपना कैमरा ऑन करके उस टॉपिक पे आपको 2 मिनट्स बोलना होता है। तो उससे क्या होता है ना, जब आप उसको प्रिपेयर करके प्रॉपरली बोलते हो ना, तो उससे आपका वो मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, और वो थोड़ा आपको टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाती है, और वो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करता है और डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प करता है। ऐसा कुछ तो हम शायद वो उनकी ट्रेनिंग में भी होता है ना, एसबीआई पीओ वगैरह की ट्रेनिंग में भी ऐसा कुछ होता है शायद। बेटा ट्रेनिंग की बात अलग है, लेकिन उससे पहले तो हमें इंटरव्यू क्वालिफाई करना है ना, तो हमें उसके लिए हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, हाँ यार, है ना। तो ये मतलब दिस इज़ जस्ट अ स्ट्रैटेजी मेड बाय मी, मेरा अपना पढ़ाने का तरीका है, हर फैकल्टी का अपना होता है। तो मैम ऑफलाइन में क्या आप मतलब आगे बुला के बोलती थी सबको, खड़े हो जाओ क्लास में? हाँ क्यों नहीं, मतलब मैंने पता एक साल पहले की कोई वीडियो देखी थी, फ्लूटस एकेडमी की, कोई मतलब वो दे रहा था रिव्यू, कोई पूछ रहा था एकेडमी के बाहर खड़े होके, यूट्यूब पर डली हुई है, तो मैम आप सबसे ज्यादा फेमस थी मैम, सब बोल रहे अंजलि मैम बेस्ट है। तुम्हें ऐसा नहीं लगा? मैम क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा? ट्रिक क्वेश्चन है हम यहाँ पर, क्या? ट्रिक क्वेश्चन नहीं पूछा मैम। नहीं आई वाज जस्ट सेइंग, मतलब वो ठीक है, वो तो स्टूडेंट्स का अपना थॉट है। मैं क्या बोल सकती हूँ उसमें। तुम्हें इस बात पे डाउट नहीं होना चाहिए, बस तुम सेटिस्फाइड हो ना इस स्टेटमेंट से, तो मैं खुश हूँ। ओके शुरू करें अब, हो गई बातें। व्हाट इज़ अ नाउन, हम ऑलरेडी ये थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, है ना, तो ये वाला पार्ट थोड़ा फटाफट करेंगे। नाउन क्या होता है? कम ऑन, नेम ऑफ एनिमल प्लेस थिंग, कम ऑन यार, नेम प्लेस एनिमल थिंग कैसे हो सकता है? नेम ऑफ एनिमल प्लेस एंड थिंग, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर? कम ऑन, हाँ हाँ नाम बोलो, 5 तो मुझे पता ही है, तुम सबको पता होगा। प्रॉपर, कॉमन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, उसके बाद मटेरियल and abstract. Perfect. Abstract noun. Proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. Proper noun क्या होता है अनिमेश, जरा बताना। What is a proper noun? कोई मत बोलना, सब चुप। अनिमेश बताओ what is proper noun? जल्दी अनम्यूट। नहीं पता मैम, ये तो सबको मतलब पता है पर नहीं पता नहीं कैसे बोलूं, मतलब मैं मतलब मेरे को फील पता नहीं। तुम्हें पता है, तुम बस ये बोल रहे हो पता पता पता, बाकी कुछ क्लियर नहीं हो पाया। इट्स लाइक दिस, ओके कम ऑन यार, ये तो सबको पता होता है। अनिमेश तुम ग्रेजुएट हो ना, क्या कर रहे हो अभी स्टडीज में? स्टडीज में क्या मैम, कुछ नहीं, अभी बस जो चल रहा था वहां से, मतलब पहले यहीं था बस। तो अब ऐसे किसी को पता चला कि इसने पढ़ाई में क्या किया हुआ है? ये मैं पूछ रही हूँ, तुमने पढ़ाई में क्या किया, तुम इसका जवाब दो साफ साफ। आपने पढ़ाई में बोला कि वो उसमें, अच्छा पढ़ाई में स्टडीज में क्या किया हुआ है, यही पूछा मैंने। हाँ
उसको हिंदी। बीटेक मैम, मेरे को लगा आपने धनबाद बोला था, आप समझ ही गई होगी। आईएसएम से हूँ मैम। आईएसएम धनबाद। ओहो, हाँ, कौन सा वो भी ईयर? पेट्रो वहां पर। कौन से ईयर पास आउट हो तुम? 19। अच्छा, एक्चुअली मेरा फ्रेंड है आईएसएम धनबाद से। अरे आसपास रांची वाले रहते ही है ना हम, तभी तो मैंने बोला आप रांची से लगती ही नहीं हो। आई एग्री। आई एग्री टू योर पॉइंट। ओके, आईएसएम धनबाद इज अ नाइस कॉलेज, वैसे काफ़ी अच्छी कॉलेज है। कौन से फील्ड से हो तुम? वो एक ही अच्छी चीज है धनबाद में बस। आईएसएम। हाँ। अच्छा, फील्ड क्या है तुम्हारा पेट्रोलियम मैम। इंजीनियरिंग का? पेट्रोलियम यार। पेट्रोलियम अच्छा है। बेस्ट ब्रांच है मैम वहाँ की। तभी तो मैं कह रही हूँ, फिर मतलब आई डोंट नो कि तुम फिर उस अपने फील्ड में व्हाई यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। फील्ड में कर लिया ना मैम, अब फील्ड ऑयल सेक्टर इतना रिसेशन में है, क्या बताएं। खैर ये बात तो मुझे पता है। एक एक दिन में 24,000 लोग एक दिन में फायर हुए हैं लॉकडाउन में। बहुत बुरा हुआ। 24,000। अभी जो हमारा जूनियर बैच के जो स्टूडेंट्स थे, मतलब मेरे जो जूनियर हैं, उनको मतलब पीपीओ वगैरह मिल गया था, पर अभी तक ऑफर लेटर आया ही नहीं उनका। ले लेंगे कुछ नहीं पता अभी। ओके, बहुत बहुत माय फ्रेंड खराब वाज, हालत है मेरा इसकी। जो दोस्त था ना आईएसएम धनबाद में, उसका आईओसीएल में सिलेक्शन हो गया था। आयुष, हाँ आयुष अब तो आती भी नहीं, आयुष ये लगी तो आई नहीं रही है। अब तो गेट से जाना पड़ रहा है वहाँ पर। वैसे वो भी गेट से ही गया था, डायरेक्ट ऑन कैंपस सिलेक्शन नहीं था। कोई हाँ नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि आयुष ये तो बैड आई नहीं है एक्सपीरियंस, मेरे बैड टाइम एक्चुअली, बट इट विल बी डन। एनीवन हु वांट्स टू टेल मी व्हाट इज प्रॉपर नाउन? श्रुतिका बताओ प्रॉपर नाउन क्या होता है? फर्स्ट क्लास में वो प्रेजेंट थे। श्रुतिका है क्लास में? तो मुझे दिख भी नहीं रहा। यस आगे मैम। हाँ बोलो, व्हाट इज प्रॉपर नाउन श्रुतिका? मैम एक पर्टिकुलर एंटिटी का नाम होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है। अच्छा, शांभवी है क्लास में? यस मैम। शांभवी, व्हाट इज कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन? मिक्स करके बताना। मैम कॉमन नाउन बेसिकली जो हम कॉमन ग्रुप को पॉइंट करके बोले, दैट इज कॉमन नाउन। और कलेक्टिव में जहाँ कलेक्शन दिख रहा हो, जैसे एक टीम हो गई, ये सब वो कलेक्टिव के अंडर आ जाएंगे। शी इज ट्राइंग टू से कि जहाँ पर कलेक्शन दिख रहा हो वो कॉमन नाउन हो, वो कलेक्टिव नाउन हो। और कॉमन नाउन के लिए आपने क्या बोला? जो भी एवरी पर्सन के लिए कॉमन चीज हो। कॉमन फॉर ऑल पर्सन। बट एनिमल थिंग Yeah. की कैसे बात करोगे? देखो ये लोग So चैट straight बॉक्स में, ये लोग एक चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। अच्छा रुक जाओ, ऋषभ, हाँ बोलो ऋषभ। मैम कॉमन नाउन का जो एग्जांपल होगा वो लाइक जो मेनली कॉमन हो, जैसे डॉक्टर, बॉय या गर्ल, ये कॉमन होते हैं एकदम। हमारे बीच। डॉक्टर, बॉय और गर्ल बोला तुमने, लिख दिया मैंने। और बताओ। नर्स। डे एंड नाइट ये भी कॉमन हो जाते हैं। अच्छा, करेक्ट। एंड कलेक्टिव? कलेक्टिव में जैसे हो गए मैम, ओह सॉरी, आर्मी। और एग्जाम्पल हो जाएगा कॉमन नाउन की बुक्स, पेंसिल, कंप्यूटर, ये सब। अच्छा, पेंसिल कलेक्टिव नाउन है? मैम टीम हो सकता है। हम्म, टीम टीम टीम, हाँ टीम कलेक्टिव है। बुके ऑफ फ्लावर। होमोसेपियंस क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन, ये ऊपर बहुत से बच्चों ने मेरा दिया हुआ जवाब को रिपीट करने की कोशिश करी। आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों को अभी तक याद है, फर्स्ट क्लास में पढ़ाई हुई चीज़। ये एकदम फर्स्ट क्लास में 7 दिसंबर को मैंने बताया था। एंड कॉमन नाउन इज जेंडर स्पेसिफाइड
and collective noun is not gender specified. ठीक है, कॉमन नाउन जेंडर स्पेसिफाइड होता है। कॉमन नाउन में जैसे आप बॉय बोल रहे हो तो हमें बॉय का जेंडर पता होता है ना। आप डॉक्टर बोल रहे हो तो हमें डॉक्टर का जेंडर नहीं पता होता है। डॉक्टर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन हम लोग डॉक्टर के साथ हमेशा जब भी हमें जेंडर नहीं पता होता है ना, हम इसको हमेशा मैस्कुलिन कंसिडर करते हैं। तो इस चक्कर में हमारा ये भी कॉमन नाउन का पार्ट हो जाता है। गर्ल में हमें जेंडर पता होता है तो ये हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। अब जैसे मैंने पेंसिल की बात करी तो भाई पेंसिल हमें पता है कि नॉन लिविंग थिंग है, तो वो भी जेंडर स्पेसिफाइड होता है। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम एच इटसेल्फ लगाते हैं, तो वो भी तुम्हारा कॉमन नाउन हो जाता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो जेंडर आप उसको स्पेसिफाई कर ही नहीं सकते। अब जैसे आर्मी है तो भाई आर्मी में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, आप उसको कैसे जेंडर स्पेसिफाई करोगे। टीम की बात करें तो कोई टीम ऐसा हो सकता है जिसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, तो आप उसको कैसे जेंडर स्पेसिफाई करोगे। ठीक है ना। हाँ जी, तो ये कुछ ऐसे होते हैं कलेक्टिव नाउन जिसको आप लोग जेंडर स्पेसिफाई नहीं करते। उसके बाद हम बात करें मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल नाउन में सारा मटेरियल होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, शुगर, सॉल्ट, टी, ये सब तुम्हारा मटेरियल नाउन का पार्ट हो सकता है, जिंक। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिसको हम फील करते हैं। वी कैन नॉट टच, है ना, वी कैन नॉट टच, वी कैन ओनली फील, जैसे कि ऑनेस्टी, जैसे कि ब्रेवरी, जैसे कि कॉन्फिडेंस, क्वालिटी और स्टेट। हाँ, क्वालिटी और स्टेट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, फेथ। तो ये सब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। हाँ निमिष बोलो। मैम ये क्यों ज़रूरी है, मतलब इनका डिफरेंशिएट करके फिर इतना याद रखना। बेटा मैं बताती हूँ। अनिमिष आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? एसएससी और वो बैंक पीओ दोनों। एसएससी और बैंक दोनों की तैयारी कर रहे हो ना बेटा। ये इसको पढ़ाने में मुझे कितना मिनट लगा? मुश्किल से 15 मिनट। ठीक है, तुम सही कह रहे हो। ये चीज़ ना कभी भी एसएससी सीजीएल में नहीं आएगा, कभी भी एसएससी सीएचएसएल में नहीं आएगा। ठीक है, एक एसएससी सीपीओ जानते हो, नाम सुना होगा? सेंट्रल पुलिस, अभी सुना? ये सेंट्रल पुलिस श्रुतिका ने सुना है। ठीक है, ये पुलिस के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद आप कभी एफकैट का पेपर दे सकते हो। जब ना आप इस फील्ड में उतरे हो ना, तो इसको प्रॉपरली जानो, इस फील्ड को, ये है क्या। ये सारे एग्जामिनेशन ना एसएससी बेस पे होते हैं। आप दिल्ली पुलिस का पेपर दे सकते हो। ठीक है, आप सब इंस्पेक्टर का पेपर दे सकते हो। ठीक है, अब बैंक पीओ की बात कर रहे हो, एक सेकेंड है, मेरा कैमरा वो हो गया। अब बैंक पीओ की बात कर रहे हो ना, तो बैंक पीओ में तुम्हारा आईबीपीएस पीओ आता है। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क आता है, आईबीपीएस आरआरबी असिस्टेंट आता है। पहले तुम लोग को ना ये डिफ्रेंशिएशन नहीं पता, कैसे फोकस करोगे पढ़ाई पे, मुझे समझ नहीं आ रहा। आईबीपीएस आरआरबी। मैम एक वो भी होना चाहिए अपने यहाँ प्लूटस में कैरियर काउंसलर, उनकी एक क्लास होना चाहिए स्टार्टिंग में। पहले मैं हूँ ना, देती हूँ। आईबीपी आज यही करते हैं मैम, आज छोड़ो ना। आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 आता है। इसमें तुम्हारा एसबीआई पीओ आता है। ठीक है, एसबीआई क्लर्क आता है। इसमें तुम्हारा आरबीआई असिस्टेंट आता है। आरबीआई असिस्टेंट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्लैरिकल लेवल का एग्जामिनेशन। इसमें तुम्हारा आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर आता है। ठीक है, तुम जानो कि तुम्हारे लिए कितने सारे फॉर्म्स हैं। इसमें तुम्हारा डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो, ये आता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन अब आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। आप इसका भी पेपर अपीयर कर सकते हो। एक आपका पेपर होता है ईपीएफओ, एम्प्लॉयज़ ऑफ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। पीएफ जमा करते हैं ना सरकारी नौकरी में,
आजकल तो प्राइवेट में भी हम लोग पीएफ जमा करते हैं, पीएफ डिपॉजिट करवाते हैं, तो वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है? वो प्रोविडेंट फंड का डिपार्टमेंट होता है ना। इसके लिए भी एग्जामिनेशन होता है, इस डिपार्टमेंट के लिए। ये भी आपका गवर्नमेंट जॉब होता है और इसका भी जो पैटर्न है वो बिल्कुल IBPS पे बेस्ड होता है, ठीक है। इनके अलावा जितने आपके इंश्योरेंस सेक्टर्स के एग्जामिनेशन होते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में क्या क्या हो गया? LIC, UIICL, NIACL, न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड, ठीक है। फिर इसमें एक आपका NICL होता है, इसमें भी कई सारे पेपर्स होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा हुआ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। अब तुम्हारे कुछ पेपर ऐसे होते हैं, जैसे IBPS में तुम्हें भी पता होगा कि काफ़ी सारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं। पहले 19 थे, अभी बैंक का मर्जर हुआ है तो मर्जर से कम हो गए हैं, ठीक है। तो इनमें जो आपके बैंक्स होते हैं ना, जैसे कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, मान लो कि IBPS का पेपर एक बार होता है साल में, ठीक है। इन अ ईयर इट इज़ कंडक्टेड वंस, ठीक है। अब उसमें ना कैनरा बैंक का सारा जो वैकेंसी है वो फिल नहीं हो पाया, या कैनरा बैंक को लगा कि यार मुझे अभी थोड़े से और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू फॉर व्हाट? आई एम कमिंग टू इट राधिका, आई एम कमिंग टू इट, जस्ट वेट फॉर इट, है ना। अब ऐसा लगा उनको कि यहाँ पर थोड़ा सा और हमें वैकेंसी के रिक्वायरमेंट है, तो ये जो नेशनलाइज्ड बैंक है यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराते हैं ना बच्चे, यही एग्ज़ामिनेशन तुम्हारा अलग से भी होता है, जहाँ पे कैनरा बैंक का अलग से फॉर्म निकल आएगा, BOB का अलग से फॉर्म निकल आएगा, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे कई सारे वैसे फॉर्म्स मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक। लेकिन एक बात और, इसमें बेटा तुम्हारा ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक का भी पेपर होता है, ठीक है। अब जब तुम ICICI, HDFC और एक्सिस बैंक का करोगे ना, तो दीज आर रियली ईजी पेपर्स, तुम लोग बहुत आसानी से इसको क्लियर कर लोगे। उसका थोड़ा GD इंटरव्यू अच्छे लेवल पे होता है, वैसे पेपर बहुत आसान होता है जो रिटन एग्जामिनेशन उनका होता है। बट उसमें क्या होता है ना, उसमें ना वो आपको PG कोर्स कराते हैं सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो आप जब सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में जाकर जब आप PG का कोर्स करते हैं तो उसके लिए आपको वो सर्टिफिकेट भी मिलता है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 1.5, हर बैंक का अपना अपना है, मैं आपको मैक्सिमम बता रही हूँ, 1.5 आपको डिपॉजिट करना होता है उनके पास, ठीक है। लेकिन प्लेसमेंट कंफर्म होती है तो वो डिपॉजिट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। पर्टिकुलर बैंक का अपना होता है, मैंने आपको मैक्सिमम बताया है कि मैक्सिमम ये लिमिट रहता है 1 to 1.5। अब जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखा है उन बच्चों के लिए ये पेपर्स हैं। अच्छा, इसमें ना मैंने नाबार्ड और सेबी नहीं लिखा, नाबार्ड का भी पेपर होता है और सेबी का भी पेपर होता है, लेकिन नाबार्ड का जो पेपर होता है ना, उसमें एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो हमारा इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ाता, तो वो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और सेबी में तुम्हारा उसमें कुछ फाइनेंशियल अवेयरनेस बेस्ड होता है, तो वो भी खुद पढ़ना पड़ता है। एक मिनट, आई एम कमिंग टू, सब बता रही हूँ, एक मिनट रुक जाओ राधिका। इन सब का सिलेबस सेम है, इन सब का सिलेबस सेम है। मैंने नाबार्ड और सेबी सिर्फ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नाबार्ड में एग्रीकल्चर खुद से पढ़ना पड़ता है और सेबी में फाइनेंस खुद से पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैंने वो यहाँ पर मेंशन नहीं करा। लेकिन अगर तुम लोग थोड़ा सा मेहनत खुद से करोगे ना, तो ये पेपर का भी फॉर्म तुम लोग भर सकते हो। गॉट माई पॉइंट? उसके अलावा जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखा है बेटा, आपके लिए ये पेपर्स हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे यहाँ पर होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हैं या जिन्होंने MBA कर रखा होगा, बेटा उनका भी फॉर्म निकलता है, ठीक है। अब जिन बच्चों ने पोस्ट ग्रेजुएशन या MBA टाइप कुछ कर रखा है बेटा, आपके लिए एक और फॉर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं IBPS SO, या आपने लॉ वगैरह कर रखा है तो उसके लिए IBPS SO का फॉर्म आता है और SBI SO का फॉर्म आता है। दे आर बेसिकली स्पेशलिस्ट ऑफिसर। अब जिस फील्ड में है आप उस फील्ड से कर सकते हैं। IBPS SO या SBI SO का प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो बिल्कुल PO लेवल का ही होता है, तो अगर आप PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका SO का प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन हो जाता है,
ठीक है। अब जैसे ही आप मेंस की बात करते हो ना, तो मेंस में आप जिस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं, मतलब आपने मान लो कि एमबीए कर रखा है मार्केटिंग से, तो भाई आपके मार्केटिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने कर रखा है लॉ, तो आपके लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने कर रखा है फाइनेंस, तो आपके फाइनेंस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वो अपने फील्ड से आते हैं, डिफरेंट फील्ड से आते हैं, तो वो बच्चा जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड होता है वो अपने अकॉर्डिंग उस फील्ड को देखता है। Got the thing? This is what is all about banking examination. हाँ अनिमेश, मैम उसमें कुछ ऑप्शंस रहते हैं क्या, मतलब हमें कौन सी फील्ड सेलेक्ट करना है, उसमें मतलब किस फील्ड से दोगे आप? हाँ बिल्कुल, वो आपको फॉर्म फिल करते वक्त आपको चूज करना पड़ता है ना। तो मतलब मैम ये तो होता ही नहीं होगा, जैसे मतलब जैसे हम लोग का जो है ये पेट्रोलियम वगैरह ये सब का तो होगा ही नहीं उसमें, तो फिर मतलब क्या 12th के बेसिस पर होता है क्या उसका? एसओ का पेपर बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे होता है अच्छा, ना, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे होता है। तो आप बिल्कुल एसओ का पेपर भर सकते हो राधिका। ठीक है, अब जो अनिमेश का मेरे से सवाल था कि मैम हम ये स्पेशलाइज करके अलग अलग करके क्यों पढ़ते हैं। बेटा ये जो मैंने इतने सारे पेपर तुम्हारे सामने रख दिए ना, लिख दिए ना मैंने इतने सारे पेपर तुम्हारे सामने, इसमें तुम ये पेपर ले लो, इसमें तुम्हारा पता है मेंस में ना केवल इंग्लिश आता है, ओनली इंग्लिश। CGL 350 मार्क्स सिर्फ इंग्लिश के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, CHSL ले लो, इसमें इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है। एग्जैक्ट मैं अभी काउंट करके बताऊंगी तो बहुत लंबा टाइम जाएगा। तो पॉइंट इज़ कि इधर SSC का एग्ज़ाम ले लो या इधर तुम बैंक PO का एग्ज़ाम ले लो, वेटेज ऑफ इंग्लिश इज़ मोर। और इन सर्टेन एग्जामिनेशंस यू विल सी अ क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर रही हूँ। ठीक है बेटा, स्टेनोग्राफर सत्यार्थ ये होता है, उसमें ना आपका जो ये पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है ये तो होता ही, उसके बाद ना स्टेनो मीन्स टाइपिंग, वो आपका ना मतलब स्टेनो टाइपिंग का एक रूप है, आप स्टेनो एग्जैक्टली टाइपिंग नहीं कह सकते, तो वो बेसिकली वहाँ पे टाइपिंग और DEST का टेस्ट होता है उसके बाद। ठीक है, तो अगर आप उसका खुद से कर लोगे तो वो आप, हाँ बिल्कुल, तो आप उसका अगर मतलब जो उसका फर्स्ट पेपर होता है जो प्री होता है वो बिल्कुल CHSL बेस्ड होता है, तो आप यहाँ से तो आप उसका प्री निकाल लोगे, लेकिन उसके मेंस के लिए आपको टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। ठीक है, हाई कोर्ट का पेपर होता है, बहुत सारे पेपर्स हैं यार, मैं यहाँ मेंशन नहीं कर पा रही हूँ, तुम लोग को अपडेटेड रहना पड़ेगा, वो नोटिफिकेशंस चेक करते रहने पड़ेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तुम सारे फॉर्म भर सकते हो। तुम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, अगर तुमने बैंक और SSC दोनों की तैयारी कर रहे हो ना, तो ट्रस्ट मी तुम तो आधे से ज़्यादा जॉब के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं जो अनिमेश के क्वेश्चन पे आ जाइए एक बार। उसने मुझसे पूछा कि मैम हम उसको अलग अलग कैटेगराइज करके क्यों पढ़ते हैं। बेटा जब आप ना FCAT CPO ये सब का पेपर देखोगे ना, तो उसमें ना आपसे पता है क्या करते हैं, एक सेंटेंस दे देते हैं और उसमें पूछेगा ना कि इनमें से ये वाला जो वर्ड है ये वर्ड कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप ये ऐसे टिक करोगे। जब पता ही नहीं है कि नाउन कितने होते हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं, आप कैसे वहाँ पे आंसर टिक करोगे। हाँ मतलब वही था कि जो हमारा एग्ज़ाम होता है ऐसे, ये तो पता था जो अपना SSC CGL में मतलब मेंस में मैथ्स और सिर्फ इंग्लिश का ही होता है और डिस्क्रिप्टिव होता है फिर अपना। तो मतलब इतना स्पेसिफिक मतलब डिटेल में जाते हैं क्या हम, वही नहीं, चीज़ पूछने का मतलब था मेरा। CGL और CHSL में नहीं जाते हैं बेटा, CPO FCAT ये सब के पेपर में जाते हैं, CDS। और मैम ये अपना SBI और ये IBPS PO वगैरह में? SBI और IBPS PO वगैरह में ना बेटा तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब मेजर रोल प्ले करता है। जो ग्रामर का रोल है ना SBI PO वगैरह में, वो सिर्फ 30% है। ठीक है, यस हाँ, वही था कि मतलब इतना डिटेल में जान, मतलब क्वेश्चन एकदम स्पेसिफिक ऐसे आते हैं क्या मतलब हमारे एग्जाम में, आते ये हैं, पूछने का मतलब। आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, अगर मैं आऊँ और मैं बोलूँ नाउन, ठीक है, और मैं नाउन के सारे रूल्स पढ़ा दूँ, ठीक है, तो तुम रूल्स पढ़ लोगे, तुम्हें समझ में भी आएगा, तुम बहुत खुशी खुशी यहाँ से जाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन
ये रूल्स याद नहीं रख पाओगे अनलेस एंड अनटिल तुमने इसका बेसिक्स पढ़ा है। बेसिक्स के बिना तुम रूल्स रिलेट नहीं कर सकते। इसीलिए, और मैं जब क्लास में बैठती हूँ ना, तो मैं ऐसा मान के बैठती हूँ कि हमारे सारे बच्चों को इंग्लिश 0 आता है, ठीक है। तो मैं फिर अभी उस तो हम सब्जेक्ट वर्ब वाला भी 2 बार किया, पर उसके 2-3 रूल छूट ही आते हैं। वही मैं कह रही हूँ कि मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरे बच्चों को इंग्लिश 0 आता है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू इसीलिए करती हूँ क्योंकि जब आपको वो एडवांस तक मैं लेकर जाऊँ ना, तो वहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग इशू ना है कि अरे यार ये ऐसा क्यों हुआ, इसका इससे क्या रिलेवेंस था, ये कैसा हो गया। वो बेटा जब तक बेसिक्स नहीं समझोगे वो वहाँ पे कैसे अंडरस्टैंडिंग का लेवल बैठाओगे। रूल्स में समझा दूंगी, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अंडरस्टैंडिंग आपकी ख़राब हो जाएगी, और वो मैं नहीं चाहती। इसी वजह से मैं सारा कुछ बताती हूँ। पढ़ाओ। पूरा टाइम आज ख़त्म हो गया। आज मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा नहीं पाई ये डिस्कशन में। एनीथिंग एल्स? चलो अब चूँकि हम लोगों ने एग्जामिनेशन टॉपिक उठा लिया है, एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस विथ मी अबाउट एग्जामिनेशन, अबाउट द स्ट्रैटेजी, अबाउट हाउ टू स्टडी? कुछ भी आप जानना चाहते हो तो आज आप पूछ लो। मैम मैम वो एक्सिस एंड आईसीआईसी में कैसे करके ज्वाइन किया जा सकता है? बेटा एक्सिस या आईसीआईसीआई बैंक का बेटा फॉर्म निकलता है ना, आप अपडेटेड रहो, चेक करते रहो उनकी वेबसाइट, है ना। उनका जो फॉर्म निकलता है तो आप फॉर्म फिल करोगे, फिर वो आपको एग्जामिनेशन का डेट देते हैं, उनका एडमिट कार्ड आता है। जैसे आपका नॉर्मल एग्जामिनेशन होता है ना, वैसे आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। मैम फिर वो 1 पॉइंट करना पड़ता है? क्या फिर से? मैम जो आप बोल रहे थे 1.5 लाख, उसको क्या करना पड़ता है? 2.5 नहीं 1.5 बोला था मैंने। उसमें क्या होता है बेटा, जब आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो, उनका इंटरव्यू वगैरह क्वालिफाई कर लेते हो ना, तो वो आपको ट्रेनिंग देते हैं टू बी अ बैंकर, क्योंकि वो ना आपको सीधा सीधा असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट देते हैं वहाँ से, ठीक है। तो आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए अपॉइंट हो रहे होते हो, तो वो ना आपको बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। उस बेसिक ट्रेनिंग के लिए वो आपको मणिपाल लेकर जाते हैं, वहाँ पर वो आपको पीजी करवाते हैं, PGDMA कहते हैं उसको, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा इन पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। वहाँ पर आपको पीजी का सर्टिफिकेट मिलता है, आप वहाँ से फिर ना पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हो, और उसके बाद फिर वो आपको अपने किसी ब्रांच में पोस्टिंग देंगे। यहाँ पर भी आपका टेस्ट होता है, अगर आप इस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको अच्छा एरिया मिलता है। तो जो लोकेशन का सिलेक्शन होता है ना, वो आपके इसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है। अगर आपने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो आपको अच्छे एरिया आपका पोस्ट मिलेगा, अगर आपने इसमें थोड़ा बुरा परफॉर्म किया तो आपको उसके हिसाब से एरिया डिवाइड होगा, ठीक है। मैम ये इसका पेपर काफी टफ होता है क्या? कौन किसने क्या पूछा बेटा, एक एक करके प्लीज़। पेपर टफ नहीं होता इसका, अगर आप रिटन पेपर की बात कर रहे हो तो ये टफ नहीं होता। बेसिक मेहनत इसमें तुम्हें जीडी और इंटरव्यू के लिए करनी है, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू के लिए। इसको कहाँ से मिलेगा ये? जी पहले बेटा प्रीलिम क्वालिफाई तो करो, फिर जीडी इंटरव्यू करवा देंगे ना, ठीक है। अच्छा, एक 1 बाय 1 मैम इंटरव्यू के लिए कैसे पढ़ें? बेटा पहले प्रीलिम्स और मेंस के लिए पढ़ो। मैम एक प्रॉब्लम है मैम, स्टेनो के एग्जाम में इंग्लिश का पोर्शन ज़्यादा होता है क्या, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो। मैम नहीं पुनीत, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो इंग्लिश तो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी वो स्टेनो के लिए मोर देन इनफ होगा, ठीक है। उसमें सिर्फ बेसिक से क्वेश्चंस रहते हैं। मैम वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए? बेटा वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों के लिए, अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो तो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, अगर आप SSC के स्टूडेंट्स हो तो द हिंदू पढ़ो, ठीक है। मैम बैंक के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं कि NRA सेट सितंबर 2021 से स्टार्ट होगा, तो जो IBPS आएगा दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा उसमें स्टैटिक जीके भी आएगी, तो पैटर्न नहीं चेंज हो जाएगा? बेटा उसमें स्टैटिक जीके आएगी, स्टैटिक जीके वैसे भी आपकी मेंस में आती है, तो स्टैटिक जीके आपको पढ़ना ही है। और स्टैटिक जीके की PDFs आपकी प्लूटस के E-लर्निंग के वेबसाइट्स में अपडेटेड है, काइंडली वहाँ से डाउनलोड करके उसको पढ़िए, वो आपके लिए एट दी एंड बेनिफिशियल होगा ही।
अगर सेट लागू होगा तो प्री में पूछेंगे, अगर सेट लागू नहीं होगा तो मेंस में पूछेंगे। तो कहीं ना कहीं के लिए तो तुम्हें पढ़ना ही है, तो बेटर है कि पढ़ाई शुरू कर दो, तो टेंशन उसकी बिल्कुल भी मत लो। मैम इंटरव्यू होता है बेटा, एसएससी में इंटरव्यू नहीं होता, बैंक में इंटरव्यू होता है। हाँ निमेश बोलो। मैम ये जो अपना बैंक के लिए जो स्टैटिक होता है ये है अपने वेबसाइट पर? स्टैटिक जीके का अच्छा, पोर्शन है, वो अपडेटेड होगा, एक बार चेक कर लेना। मैं एक बार चेक कर लूँगी, अगर अपडेटेड नहीं होगा तो मैं अपडेट करवा दूँगी आज, ठीक है। हाँ ठीक है मैम। एक बार और अच्छा ठीक है, मैं रोमा मैम से बात कर लूँगा वैसे कहाँ पर क्या है, मेरे को मिल नहीं रहा था क्योंकि अगर नहीं एक होगा चीज़ तो मेरे मैं को आज ये भी अपडेट करवा दूँगी, मैं चेक हाँ कर लूँगी एक बार क्योंकि अपने हम end से। जीएस वगैरह अब तो पढ़ते हैं, मतलब एसएससी के लिए तो हम पढ़ ही रहे हैं, पर ये जो इसके मेंस में आएगा ना बैंक का जो स्टैटिक वाला पार्ट भी आता है उसमें, तो उसके लिए मतलब कहाँ से क्या पढ़ना बेटा है, तो वही पीडीएफ उसका जो मटेरियल। बैंकिंग अवेयरनेस की पीडीएफ है वो तो वहाँ पे अपलोडेड है। जो स्टैटिक जीके तुम्हें चाहिए, मतलब जो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, डैम्स, लेक्स, ये बैंक का सब जो मैम पूछते वो हैं। रहता है ना अपना बैंक के लिए, मतलब स्पेसिफिक वो रहता है ना, वही स्टैटिक पार्ट रहता है जो बैंक के लिए, वो वाला चीज़ बोल रहा था मैं। मैं समझ गई। देखो एक तुम्हारा बैंकिंग अवेयरनेस होता है, इसको ही बोलते हैं बैंक का स्टैटिक पार्ट। ये तुम्हारी अपडेटेड है वहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद एक स्टैटिक जीके होता है जिसमें तुम्हारी नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती हैं, गवर्नर्स, जो अभी बेसिक चेंजेस होते हैं, सेंसेस, डैम्स, पार्क्स, ये सब, उसकी भी पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैम ये ये पीडीएफ बैंकिंग अवेलेबल नहीं अवेयरनेस है, का लगभग हाँ बैंकिंग अवेयरनेस लगभग वहाँ पे अपडेटेड है। तो मैम ये कितना मतलब होगा लगभग पढ़ने के लिए इसमें? कितना टाइम ज़्यादा लगेगा रहेगा क्या बैंकिंग बहुत? नहीं 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 हाँ नहीं, बैंकिंग अवेयरनेस का सिलेबस बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, तुम चिंता मत करो, बैंकिंग अवेयरनेस कवर हो जाएगा, बिल्कुल भी उसका सिलेबस ज़्यादा नहीं है, ओके। ठीक है। मैम इंटरव्यू होता है बेटा, एसएससी में इंटरव्यू नहीं होता, बैंकिंग में इंटरव्यू होता है। स्टेट सेम रहेगा, आई मीन प्रेफरेंस होती है। किस चीज़ का बात कर रहे हो बेटा? पीओ मैम में एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक चाहिए, नहीं जो नहीं पीजी डिप्लोमा के मार्क्स नहीं पे बोल नहीं रहे नहीं 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 नहीं, कॉमन कॉमन फॉर ऑल द हैं। स्टेट, है ना, उसमें कोई वैसा प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। ये एग्ज़ाम साल में कितनी बार होते हैं मैम? बेटा एक बार। मैम आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम्स के लिए जॉब एक्सपीरियंस कंपलसरी होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ग्रेड बी एग्ज़ाम्स इज़ आरबीआई का पीओ लेवल, तो हम उसको पीओ नहीं बोल के ग्रेड बी ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। साल में कितनी बार होता है बेटा? वो डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी निकल रही है, प्राइवेट बैंक है, कुछ फिक्स नहीं रहता उसका, निरंजन, ठीक है। मैम किस इसकी पीडीएफ हम लोगों को ग्रुप में मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। बेटा ग्रुप में डलवाना ना पॉसिबल थोड़ा कम हो पाता है, ई लर्निंग से डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख लो, ठीक है। एक बार लॉगिन करो, डाउनलोड करके सेव करके अपने पास रख लो, एक मतलब मुश्किल से आधे घंटे का काम है ना। और कुछ? मैम हम्म मैम एक एग्जाम को मैम क्रैक करने के लिए मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम कितना देना चाहिए फॉर इन स्टडीज? ईयर्स? अच्छा इन ईयर्स, नहीं, बेटा फॉर बैंकिंग 4 months, फॉर एसएससी 8 months, एंड मेरे को तो 6 months भी काफ़ी लगते हैं एसएससी के लिए, बट ठीक है, मतलब मैं मैक्सिमम लेकर बता रही हूँ तुम्हें। अगर तुम प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ स्टडी करते हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। सर जो किसी भी ग्रेड बी के लिए आपने बताया जॉब एक्सपीरियंस किस चीज में, मतलब किस तरह का जॉब एक्सपीरियंस? नहीं चाहिए जॉब एक्सपीरियंस, नहीं चाहिए, ओके। नहीं चाहिए। और बोल लो, फिर ये मौका नहीं मिलेगा पूछने का, क्योंकि मैं मेरी क्लास में केवल पढ़ाती हूँ। आज पूछ लो जो पूछना है। और कुछ पूछना है किसी को? ई लर्निंग पोर्टल पे बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस लगेंगी, डोंट वरी, जल्दी लगनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और कुछ? अब मैं तुम लोगों को, अब आखिरी का 10 मिनट बचा है,
तो मैं एक ज्ञान बांटना चाहती हूँ, दे दूँ? Yes, ma'am. पूछ लिया करो मुस्कान, पूछ लिया करो बेटा। एक ज्ञान मैं तुम्हें सिर्फ ये बांटना चाहती हूँ कि हम लोगों ने ना बहुत सारी चीज़ें कर ली, ठीक है। आज से एक ना अपने एंड से एक तरीका बनाओ पढ़ने का, ठीक है। क्या करो कि हर दिन एक मॉक टेस्ट दो, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करती हूँ, अगर इफ़ आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट इंग्लिश, तो एसएससी वाले बच्चे एक मॉक टेस्ट दो जिस पे टाइमर सेट कर लो 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में आपको इंग्लिश का पेपर ख़त्म करना है। बैंक वाले बच्चों का तो फिक्स्ड है, तो भाई वो कुछ कर ही नहीं सकते, 20 मिनट्स में उनको इंग्लिश का पेपर ख़त्म करना है, ठीक है। 1 आवर का टाइम निकालोगे आप, बाकी के 50 मिनट्स पेपर एनालाइज करोगे, और आप जो ये इधर के बच्चे हैं वो बाकी के बाकी के क्या, तुमको भी 45 मिनट तो देना ही पड़ेगा। आप बाकी के 45, उसके बाद आप 45 मिनट्स पेपर एनालाइज करोगे। पेपर एनालाइज करने में मतलब मॉक टेस्ट देने के बाद जो पेपर एनालाइज कर रहे हैं, उस पेपर एनालाइज को करने में अगर आपको 50 मिनट नहीं लग रहे हैं, दैट मीन्स कि आप पेपर ठीक से एनालाइज नहीं कर रहे हो। मिनिमम टाइम है 50 मिनट, ठीक है। आप लोग कभी पेपर एनालाइज खुद से करते हो, कभी टेस्ट देकर? और ये प्लीज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस करो, तुम्हें अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट पता चलेगा कि पहले हफ्ते में अगर तुम एवरेज निकालो, तुम 16 क्वेश्चन कर पा रहे थे, तो दूसरे हफ्ते का एवरेज निकालो तो तुम 20 क्वेश्चन करोगे। ये डेवलपमेंट धीरे धीरे होना ज़रूरी है। और क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो मेजर फैक्टर है, दैट मेजर फैक्टर इज इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, इसके बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ इसी से सीखोगे, मॉक टेस्ट देने से। यार तुम लोगों को वो दिया तो है, अभी तो इनिशियल लेवल पे मैंने वीकली टेस्ट का शेड्यूल रखा है, बट आप लोगों को मिलता तो है मॉक टेस्ट हमारे एंड से। संडे को होता है ना मॉक, हर संडे होता है। मैं वही कह रही हूँ कि अभी क्योंकि तुम लोगों का बहुत सारा टॉपिक कवर नहीं हुआ है ना, तो हम लोग उसको वीकली रखते हैं, ठीक है, वीकली रखते हैं। बट उसमें तुम उसको खोल के देखो ना बेटा, उसमें बहुत सारे बॉक्स हैं। मैम 1-2 मॉक दिए थे मतलब, तो उसमें जनरली देखा कि जो मेजर पार्ट रहता है जो अब मतलब करेंटली चल रहा है, जैसे 20 में से उसका कम से कम 12-13 नंबर का हुआ आएगा, बाकी सब वो रहता है वैसे। तो वो उतने ही अटेम्प्ट करते हैं, उसी के बेसिस पर हाँ, एनालाइज करते हैं कि जितना पढ़ा है हाँ। अब उतने में बस से मुझे कितना अनिमेश किया ये बताओ कि व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी टू एनालाइज अ पेपर? मैम पहले तो ये देखता हूँ कि मतलब सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पर लगा हमें। तो करेक्ट। जैसे मैंने पहला मॉक जब दिया था, तो उसमें मैं सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन लेके बैठ गया था, तो वही खत्म होते होते मेरे 15 मिनट चले गए थे। गलत, और स्ट्रैटेजी गलत बने। फिर जब मॉक खत्म हो गया, उसके बाद देख रहा था, तो जो बाद में जब क्वेश्चंस देखे जो अनअटेम्प्टेड रह गए थे मेरे, तो उसमें देखा आखिरी में मतलब जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह ये सब छोटे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ये सब लास्ट पे रखना है। पहले बेटा तुम्हारा एक बार इस पे भी मैं एक ज्ञान दे देती हूँ एनिमेश, सबको ना बड़े ध्यान से सुनो। जब ना तुम जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना बेटा, तो ऊपर में ना एक व्यू ओनली का सेक्शन आता है, उसको ना व्यू करके सबसे पहले ना तुम पेपर देखो। वहाँ पे फिर क्या होगा ना, जैसे तुम व्यू करोगे ना तो पूरा का पूरा पेपर एक स्क्रीन पे खुल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे तुमको ऐसे करके क्वेश्चंस मिल जाएंगे।
बात समझ आ रही है? तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ पर कितने क्वेश्चन कैसे हैं। मतलब शुरुआत में मान लो तुम्हारा आरसी से शुरू हुआ और तुम्हारा एंड में एरर डिटेक्शन है, तो तुम्हें वो पता चल जाएगा कि अच्छा शुरुआत में आरसी के क्वेश्चन से, एंड में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है। पेपर पूरा एक बार देख लिया, उसके बाद हमेशा वन लाइनर्स पहले करोगे। वन लाइनर्स का मतलब क्या होता है? एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, उसके बाद स्टार्टर्स, कनेक्टर्स, जो भी तुम्हारे आते हैं, सब्स्टिट्यूशन वगैरह। वन जैसे एसएससी वाले बच्चों का सब्स्टिट्यूशन, साइनो, एंटो, पीक्यूआरएस, ईडियम्स, स्पेल चेक, ये सब वो पहले करेंगे। ठीक है। एंड के लिए तुम्हारा सिर्फ 3 सेक्शन होना चाहिए, वो मतलब बैंकिंग वालों का 3 सेक्शन होना चाहिए और एसएससी वालों का 2 होना चाहिए। बैंकिंग वालों का होना चाहिए पारा जंबल्स, जिसको हम लोग पीक्यूआरएस बोलते हैं, दूसरा तुम्हारा होता है क्लोज टेस्ट और तीसरा तुम्हारा होता है आरसी। और एसएससी वालों का सिर्फ होना चाहिए क्लोज टेस्ट, क्योंकि बाकी सब आपका वन लाइनर्स होते हैं और एसएससी प्री में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता नहीं है। ठीक है। तो क्लोज टेस्ट आप एंड में करोगे और बैंक वाले बच्चे पहले पीक्यूआरएस करेंगे, फिर क्लोज टेस्ट करेंगे और एंड में आप आरसी करोगे। यही स्ट्रैटेजी अभी से लेकर आखिरी तक फॉलो करना, तुम हमेशा एग्जाम में सक्सेसफुल रहोगे। वही पहले उससे समझ में आ गया था कि आरसी करना है तो मतलब आखिरी नहीं करना है उसको। हाँ। ऐसे ही मतलब में पजल और उसमें डीआई, जो ये सब आखिरी नहीं करना है अपने को। और उसके अलावा क्वेश्चन छूट जाते हैं उससे। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना कि जब भी तुम स्ट्रैटेजी जो बनाते हो ना पेपर का, तो आरसी को एंड में तुम टाइम दे रहे हो, तो आरसी के लिए हमेशा कोशिश करना 5 से 6 मिनट बचाने का। कल मैं आरसी की क्लास लूँगी तो तुम कोशिश करना कि 5 से 6 मिनट आरसी के लिए टाइम बचाने का, वरना जब तक तुम लोग 5 से 6 मिनट आरसी का टाइम नहीं बचाओगे ना, आरसी नहीं कर पाओगे। मतलब तुम्हें पूरा का पूरा पेपर 20 - 6 कितना हो गया? 14 मिनट में सब कुछ करना है और 6 मिनट में आरसी करना है। ठीक है, अंडरस्टूड? मॉर्निंग 10 to 11। ठीक है, चलो फिर आज मैंने तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता दी, हाउ टू प्लान आउट योर स्टडीज़। आज घर पे बैठना, सारे सिलेबस को समझना प्रॉपरली, उसके हिसाब से अपना एक प्लान बनाओ अपने पढ़ाई का, है ना। तुम्हारे पास 3 मंथ्स प्लान रेडी होने चाहिए कि इनिशियल 1 मंथ में तुम क्या करोगे, बीच के 1 मंथ में क्या करोगे, एंड के 1 मंथ में क्या करोगे, और उसके अकॉर्डिंग अपने स्टडीज़ को स्टार्ट करो। ओके, चल बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।